अफगानिस्तान की खबर इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हर पल एक नई खबर और नए विजुअल्स के साथ एक नई बहस भी आ रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर कि जंग के खात्मे का ऐलान तालिबान की तरफ से कर दिया गया है और तालिबान का आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। यह बड़ी बात है। और मुल्ला ब्रदर्स की अब अफगान आमद यानी तालिबान, ये जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो रही है कि मुल्ला ब्रदर्स बहुत जल्द अफगानिस्तान आएंगे, इस सिलसिले में भी एक खबर जो है वो सामने आ रही है। और आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है। काबुल हवाई अड्डे पर, काबुल के एयरपोर्ट पर 5 लोगों के मारे जाने की खबर भी है। ये तस्वीरें सुबह सुबह की है, आज सुबह सुबह की है, जो सोशल मीडिया के जरिए से मिली है। और ये तैयारे में चढ़ने की वो तस्वीरें हैं कि वहां से राह फरार इख्तियार किया जाए क्योंकि तालिबान ने कंट्रोल कर लिया है। जबकि तालिबान ने आम माफी का ऐलान कर दिया है और आलमी बरादरी के सामने इस बात की वजाहत कर दी है कि खवातीन भी कॉलेज जाएंगी लेकिन शरीयत की पाबंदी होगी और साथ साथ अब इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान होगा। यह बात भी उन्होंने साफ कर दी है। क्योस एयरपोर्ट पर है, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन गोली कहां से चली, क्यों चली, यह बड़ी बात है। इसको लेकर अफगान मीडिया रिपोर्ट जो सामने आ रही है, उनका मानना कि तुर्क अफवाज जिनके जिम्मे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जिम्मेदारी है, उनकी वजह से वहां पर गोली चली है, जिसके बाद 5 लोगों की मौत हुई है। और आज ही अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जो बड़े तर्जुमान ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनका मानना है कि हुकूमत जो ही अफगानिस्तान के अंदर बनेगी, ये एक पार्टी हुकूमत नहीं होगी बल्कि सभी जमातों को नुमाइंदगी दी जाएगी। काम और तालीम दोनों चीजों के अंदर तालिबान ने अपने मौक़िफ़ में वजाहत लाई है कि ख्वातीन कर सकती है। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कई बड़े ओहदेदार मिसिंग है। ये अफगान इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें सलीमा मर्दान जो मिसिंग है, गवर्नर बताई जा रही है, तालिबान रजीम के काफी खिलाफ है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि काबुल में गोली चली, 5 लोगों की मौत हुई। आम माफी का ऐलान पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो बड़ी बात सामने आ रही है कि जंग के खात्मे का ऐलान, तालिबान का आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार और तालिबान किसी और मुल्क के जो मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। यानी तालिबान न तो किसी के मुल्क में मुदाखलत करेगा और न ही किसी मुल्क की मुदाखलत को बर्दाश्त करेगा, ये साफ कर दिया है। और अब जो दूसरी बड़ी बात भी इस वक्त डेवलप होकर सामने आ रही है, वो ये है कि मुल्क से फरार के बाद अशरफ गनी का पहला बयान भी सामने आया, लेकिन उनके लिए मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी लगातार बढ़ रही है और आज की तस्वीरें पार्लियामेंट हाउस से भी सामने आई है। सीधे चलते हैं रहमत कलीम के पास सबसे पहले जरा ताजा तरीन खबर सुनने के लिए। रहमत, अपडेट कीजिएगा। अफगानिस्तान के कुछ जराया ब्लॉग ऐसे थे जो लगातार काम कर रहे थे, तोलो न्यूज़ भी उनमें एक थी, लेकिन अचानक से अब ऑफिशियल मीडिया जो सरकारी रेडियो थे उस पर तालिबान का ऑलरेडी कब्जा हो गया था। टेलीविजन का तो वहां फिलहाल कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है, लेकिन ओवरऑल मौजूदा वक्त जब आप और हम बात कर रहे हैं, सुबह से लेकर अभी तक अफगानिस्तान की ग्राउंड रियलिटी क्या है, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, इसको हम क्या समझे? तालिबान का खौफ या कुछ और? जी बिल्कुल, ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये तालिबान का खौफ ही है जो इनके दिलों में बैठा हुआ है। तालिबान का खौफ ना होता तो फिर ये लोग कहीं न कहीं सीधे तौर पर इत्मीनान से उसी तरह से रहते जिस तरह से दीगर शहरी अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद है जो कहीं न कहीं अफगानिस्तान को आनंद फानंद फौरन छोड़ना चाहती है। इसकी वजह यह है कि या तो वो सरकारी महकमे के से जुड़े हुए रहे हैं, या फिर वो सरकारी एम्प्लॉय रहे हैं, या फिर ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी जमाने में किसी वक्त से लेकर के अब तक के तालिबान को क्रिटिसाइज किया है, तालिबान के खिलाफ बयान दिया है या तालिबान के खिलाफ अपना स्टैंड रखा है। तो ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ जिनको एक बड़ी भीड़ है जो मुल्क छोड़ना चाहती है तालिबान के खौफ की वजह से। लेकिन
एक दूसरा हिस्सा भी है अफगानिस्तान के अंदर, जो हिस्सा बता रहा है कि वहां सारी चीजें पुरअमन है। काबुल से कुछ दूरी पर, करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर की जो तस्वीरें हमने देखी, आज सुबह सुबह बच्चियां स्कूल जा रही थी, रोजमर्रा की जिंदगी जैसे पहले चल रही थी वैसे चले, लोग सब्जी वैसी सड़कों के किनारे बेच रहे थे, फल वैसे ही बेच रहे थे, तो वो तस्वीरें एक अलग है। लेकिन उससे डरावनी तस्वीर ये जो काबुल एयरपोर्ट की आई है वो अपने आप पे हैरानकुन है। इन लोगों को दरअसल अंदाजा नहीं था कि काबुल पर इतनी अचानक से, इतनी जल्दी में, कम वक्त में तालिबान काबिज हो जाएगा। ये लोग सोच रहे थे कि हफ्ता, 10 दिन, महीना और 30 दिनों की जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी, अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई थी कि 90 दिनों में तालिबान काबिज होंगे, काबुल तक पहुंचेंगे। तो उन रिपोर्ट पर यकीन करते हुए ये वो लोग थे जो इत्मीनान से थे कि आज न कल हम निकल लेंगे एक दूसरे किसी मुल्क में अपना पूरी तरह से अच्छे अंदाज में सेटलमेंट करके, अच्छे अंदाज में सेटलमेंट करने के चक्कर में ये फंस गए और रातों रात तालिबान ने काबुल पर जब कब्जा किया तो फिर इनके पास कोई मौका नहीं रहा कि वो कैसे निकले। यही वजह है कि सुबह होते ही जैसे ही अपना सबके सब बैग लेकर के अपना फरार अख्तियार करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, जो फ्लाइट मिली, जहां की मिली, जैसी भी मिली, जहां भी जगह मिली वहां बैठने की कोशिश की और बैठने के दौरान अगर अंदर फ्लाइट की जगह ना मिली तो बाहर पहिए से लटकने की कोशिश की है, फ्लाइट के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है। तो इसी के नतीजे में 2-3 लोगों की और भी मौत हुई है, जो फ्लाइट से गिर करके जिनकी मौत हुई है। और जो शूटिंग की बात कर रहे थे, फायरिंग के हवाले से जो खबर आ रही थी उसमें दरअसल खबर यह है कि तुर्की की फौज ने फायरिंग की है, लेकिन असल खबर जो मिल रही है वो ये है कि आज सुबह सुबह जैसे ही एयरपोर्ट पर भीड़ बढ़ी, तादाद बढ़ने लगी लोगों की जब गफलत जैसे ही हुई, वैसे ही यूएस की तरफ जो फोर्स थी वहां पर अपना काम कर रही थी, इवैक्यूएशन का, अपने शहरियों को निकालने का काम कर रही थी। वो अपने शहरियों को निकालते वक्त देख रही थी कि अचानक भीड़ बढ़ रही है, इसलिए पहले हवा में फायरिंग की गई। हवा में फायरिंग से काम न चला, बात न बनी, उसके बाद उन्होंने सीधे नीचे फायरिंग की, जिसके नतीजे में 5 लोगों की मौत हुई है। ये एक खबर का हिस्सा है जिस पर खबर मिल रही कि यूएस फोर्स ने फिर से हमला किया है, लेकिन तुर्की के हवाले से जो खबर की जा रही थी उसमें बहुत ज्यादा सदाकत निकलकर सामने नहीं आई। तो 5 और 2 7 लोगों की अब तक के पिछले 7 से 8 घंटे में मौत हुई है उसी काबुल एयरपोर्ट पर, जहां बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं अपने मुल्क को छोड़ करके दूसरे मुल्क जाने के लिए। एक बात इसमें अहम यह भी है कि ये सिर्फ अफगानिस्तान के शहरी ही नहीं है, दूसरे मुल्कों के भी शहरी हैं जिन्हें बार बार मुतनब्बा किया गया था, बार बार नोटिस दी गई थी कि आप जल्दी से जल्दी एम्बेसी से राब्ता कीजिए, आपको इवैक्यूएट करने के लिए, निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो लोग लेट लतीफी के शिकार हुए और लेट लतीफी के शिकार के नतीजे में आज नौबत यहां पहुंची कि उन्हें आनंद फानंद अपना कैसे भी सामान उठा करके, बैग उठा करके या खाली हाथ भागना पड़ा। और यही भागने की तस्वीर हम देख रहे हैं काबुल एयरपोर्ट पर, जो अपने आप में इंतहाई हैरानकुन है और तकलीफ देती है। अशरफ गनी जो ड्रामाई अंदाज में चले गए, और आज हमने देखा कि अब्दुल्ला का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उन्होंने बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिस तरीके से गनी का फैसला हुआ है ये दरअसल ड्रामाई था और उनकी समझ से भी ये बाहर है कि इतना तेजी से कैसे हुआ। अब खबर यह है कि अमान में थे और अमान से सीधे यूएस जाने की तैयारी में है। क्या कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग उनकी तरफ से आया, कोई वर्ड उनकी तरफ से सामने आया अशरफ गनी की तरफ से? जी, अशरफ गनी की तरफ से ऑफिशियली कोई बयान इस सिलसिले में नहीं जारी किया गया कि वो कहां गए हैं, लेकिन हाँ उन्होंने इसको कंफर्म जरूर किया कि कल रवाना जैसे हो रहे थे काबुल से, वैसी उसके रवानगी के 20 मिनट बाद ही उन्होंने बाकायदा तौर पर फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि हम मुल्क को मजीद खून खराबा से बचाने के लिए मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, मुल्क की तकदीर अब तालिबान के हाथों में छोड़ रहे हैं और तालिबान के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान को संभाले। ये कह करके बाकायदा तौर पर लंबा चौड़ा पूरा मैसेज लिख करके अफगानिस्तान के अवाम के नाम वो फरार हुए। रास्ते में खबर, शुरुआती दौर में जो खबर मिल रही थी वो ये कि वो ताजिकिस्तान गए हैं। ताजिकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर पर आपसे कुछ देर पहले ये खबर को कंडेम किया है, कहा है कि वो हमारे यहाँ नहीं आए हैं, वो सफर में भी नहीं थे या उनका तैयारा हमारे स्पेस से भी नहीं गुजरा है। खबर यह अब अंदर से मिल रही है कि वो ताजिकिस्तान नहीं जाकर के, उज्बेकिस्तान न जाकर के सीधे तौर पर ओमान पहुंचे हैं, उन्हें ओमान में जगह मिली है। और खबर यह है कि आज देर रात ओमान से वो सीधे अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका में उन्हें सिक्योरिटी का मसला नहीं होगा, वहां वो मुस्तकिल रहायश पजीर होंगे और वहां वो पूरी तरह से आजाद रह सकते हैं। बकिया उज्बेकिस्तान हो, ताजिकिस्तान हो या फिर ओमान हो, यहाँ तालिबान की कहीं ना कहीं अंदरूनी खाना मौजूदगी है, इसलिए उन्हें अपनी सिक्योरिटी का खतरा इन मुल्कों में लायक है। यही वजह है कि वो मुस्तकिल रहने के लिए अमेरिका में पनाह लेना चाहते हैं और उसकी तैयारी चल रही है। खबर यह है कि देर रात वो ओमान से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। लास्ट चीज जो आपसे मैं जानना चाहूंगा अमरुल्लाह सालेह, या ये जो तालिबान के तर्जुमान हैं
सुहेल, उनकी तरफ से जो आज एक बात फिर बात कही गई कि आलमी बिरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार उनके बयान से साफ नहीं। पहले जरा अपने नाज़रीन को बताते चलिए, जो आप तस्वीर देख रहे हैं जी टीवी पर, ये एयरफोर्स का जहाज है जी, यूएस का। इस पर जबरदस्ती लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिस दौरान एक ने पहिए को पकड़ रखा था और बाद में हाथ फिसला और जमीन पर गिरा, जिसके बाद इसकी मौत वाक़या हुई है। और ये तस्वीरें आज काफी ज्यादा सुबह से वायरल थी, इसलिए आप इस जरा को देख लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये वायरल ये तस्वीर क्यों चलाई जा रही है। फटाफट से जरा ये बताइएगा, ये आलमी इदारों और आलमी बरादरी को साथ लेने की ख्वाहिश का इजहार, क्या मैं ये मानूं कि तालिबान बहुत बदला बदला नजर आ रहा है? जी, तालिबान बदला बदला नजर आ रहा है और नजर आएगा, क्योंकि मजबूरी है। तालिबान ने 20 सालों में जो स्टडी की है, जो चीजें पढ़ी हैं, जो चीजें समझी हैं, उन्हें पता है कि दुनिया के साथ मिलकर ही रहकर ही हम एक मुल्क को चला सकते हैं। कोई एक छोटी सी तंजीम चलाने की बात नहीं है कि 10-20 लोगों को जोड़ लिया और उससे चंदे लेकर के चला लिया। ये पूरे मुल्क को चलाने की बात है और उसको तरक्की के रास्ते में आगे ले जाने की बात है। इसीलिए तालिबान ने अपना जो मन बनाया है या जो अपनी तब्दीली लाई है, वो सीधे तौर पर यह है कि हम दुनिया के साथ जरूर फिट करेंगे, लेकिन जहां पर हमारा मजहबी मामला आएगा, जहां पे हमारे शरीयत और दुनियावी कानून में टकराव की नौबत आएगी, वहां पर हम दुनिया के कानून को नहीं मानेंगे, हम अपने शरीय कानून को मानेंगे। ये सीधे तौर पर बहुत शुक्रिया जी मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। रहमतुल्लाह बता रहे थे कि क्या कुछ अफगानिस्तान की ताजा तरीन खबर है, लेकिन इसको जरा और डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब जरा एक्सपर्ट्स के जाविये से, तो रिपोर्टर थे ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट बता रहे थे आपको, और जो इनका एक्सेस था, कर्नल जितेंद्र सिंह चौहान साहब और एसएस पठानिया साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। पठानिया साहब, शुरुआत आपसे करूंगा, फटाफट से जरा बताइएगा सिचुएशन को आज आप कैसे एसेस कर रहे हैं। रात से आप कंटिन्यूसली हमारे साथ टीवी पर बने हैं, लेकिन परसों, कल और आज में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? देखिए गौर साहब, मैं तो ये कहूंगा कि काबुल हैज फॉलन टू अर्ली एंड टू फास्ट जी। नाउ व्हेन वी ट्राई टू फाइंड आउट दैट व्हाट कुड बी द रीजन, बिकॉज अगर हम यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट करें, उन्होंने भी 3 से 6 महीने का वक्फा दिया था कि इस वक्फे के दौरान ही यहाँ पे तालिबान आ पाएंगे। लेकिन जिस स्विफ्ट तरीके से ये हुआ, उसके पीछे कुछ वजह है जो आपके साथ शेयर करता हूँ आपके दर्शकों के साथ ही। सबसे पहले जो अफगान की जो इनकी जो नेशनल आर्मी है एंड एयरफोर्स, अगर उनकी टोटल स्ट्रेंथ ली जाए तो दे आर अराउंड 4 लाख एंड दे आर हैविंग देयर एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट, देयर यूटिलिटी हेप्टर, अटैक हेप्टर्स एंड सो ऑन। तालिबान की जो स्ट्रेंथ पहले एस्टिमेट की गई थी, दैट वाज अराउंड 75,000 बाय द यूएसए। अभी उसके बाद ये लड़ाई अफगान आर्मी और तालिबान के बीच में नहीं रही, ये लड़ाई चली है पाकिस्तान ड्यूली बैक्ड बाय चाइना एंड अफगान नेशनल आर्मी। और उसके अंदर चाइना, देखिए, दे आर द मास्टर ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोपोगंडा आ जाता है, लोगों को मारा जाता है, एक स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, और पाकिस्तान भी उनसे काफी हद तक सीख चुका है। अभी खबरें ये भी आ रहे हैं कि तकरीबन 20,000 मिलिटेंट जो है वो तालिबान की सपोर्ट के लिए पाकिस्तान से भेजे गए, मदरसों से स्टूडेंट वहां पे भेजे गए, आर्मी अफसर जो उनके रिटायर्ड थे, दे बिकम द ट्रेनर फॉर देम, मेडिकल फैसिलिटी दी गई। और उसके बाद यूएसए, दे टोटली डेजर्टेड, because in the battle of supremacy we can say today that China has emerged as victorious and USA की अभी अपनी इतनी शर्मनाक स्थिति हो गई है कि उनका इंटरनल डिससेटिस्फैक्शन का उनको सामना कर पड़ रहा है। अभी अगर हम बात करेंगे कि अभी उनके जो ये गनी साहब जो निकले हैं वहां से, जिस तरीके से वो निकले हैं, that is also very shameful and that shows that their political leadership and military leadership both have failed. अफगान जो ट्रुप्स थी, न्यूमेरिकल सुपेरिटी के बावजूद भी दे वर सो मच डिमोरलाइज्ड, दे नेवर गिव ए फाइट। अभी एयरपोर्ट का सीन आप देख रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है। हमारी जो समस्याएं थी, हमारे $3 बिलियन की वहां पे इन्वेस्टमेंट है, 400 प्रोजेक्ट है, हमारे 3200 आदमी थे तकरीबन वहां पे, उसमें से 1600-1700 वापिस आ चुके हैं, ये 1500 जो है किसी तरीके से अटके हुए हैं। और अभी उन्होंने एयर स्पेस कमर्शियल के लिए दूसरी फ्लाइट के लिए बंद कर दिया, बिकॉज देयर इज अ टोटल क्योस। तो भी लेट्स सी, एंड जहां तक तालिबान के बदलने का सवाल है, देखिए वो इट्स लेट्स होप, ऑप्टिमिज्म इज गुड, बट ये तालिबान एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके जो अलग अलग विंग्स हैं, दे आर बेसिकली मर्सनरीज एंड टेररिस्ट।
राइट सर, मैं आऊंगा इसकी ओर, मैं आऊंगा। कर्नल चौहान साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, ISI पाकिस्तान 75 to 80,000 तालिबानों के पीछे था। एक एस्टिमेट था जो खुद एस्टैब्लिशमेंट के लोग US के अंदर मान रहे थे, और US रिपोर्ट्स के अंदर भी ये था, तभी जाकर ये मुमकिन हुआ। और दूसरी तरफ से CIA, NATO और US का पूरा रिसोर्स जनरेट किया गया था, लगाया गया था जी अफगानिस्तान के अंदर। आपकी नजर में ये जो इम्पॉसिबल मिशन था ना, ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्या जो कर्नल पठानिया साहब कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस ने और ज्यादा मदद की, वो था, या अशरफ गनी साहब जो इनपुट्स थे, जो आउटपुट था, जो दुनिया से बातें कही जा रही थी, उसको वो साइडलाइन कर रहे थे क्योंकि बिग बी कह रहा था, वो उसी को मान रहा था? ये बड़ी वजह बनी अफगानिस्तान के अंदर इतनी जल्दी तेजी के साथ। देखिए गौर साहब, अगर आपको याद होगा 2 दिन पहले मैं आपके साथी चैनल पे था, जब आपने ये कहा था कि रिपोर्ट आई अमेरिका की 30 डेज कम से कम लगेंगे, तो मैंने आपसे कहा 30 डेज नहीं लगेंगे, कुछ पलों का खेल है ये। बिल्कुल, क्योंकि जो अनफोल्ड जिस तरह से हुआ है, आप देखिए, क्योंकि जिस दिन से USA का एग्रीमेंट तालिबान के साथ हुआ था दोहा में फरवरी 2020 में, उसके बाद ही इनका डिसाइड हो गया था कि अमेरिकन फौज वापस जाएगी, ठीक है, और ये अमेरिका ने एक्सेप्ट कर लिया था। अभी वो और भी काफी कोई आएंगी, पता चलेगा, और ये भी हो गया था कि आप अमेरिकन फौज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यही एक कारण है कि उन्होंने अमेरिकन फौज के ऊपर अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। देखिए, और दूसरा, जब अमेरिका ने विड्रॉ करना शुरू किया है, तो अमेरिका ने साथ साथ जो उनके टेक्नीशियन थे, जो एयरफोर्स, अफगानिस्तान एयरफोर्स को सपोर्ट दे, तो वो भी वापस गए हैं साथ में। तो एक तरह से ये भी प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आई? अफगानिस्तान आर्मी की। अफगानिस्तान आर्मी में कभी विल थी ही नहीं लड़ने की, वो एक फाइटर बने ही नहीं वो लोग कभी, क्योंकि उसमें आधे लोग थे तालिबान सपोर्टर थे उसके अंदर। सेकंड, जो करप्शन का केसेस जैसे वेल नोन है सबको, किस तरह से करप्शन मतलब इन टोटली था। जो वेपन सिस्टम है अभी आज के पास तालिबान के पास, वो 50% ज्यादा तो अफगानिस्तान आर्मी का है। तो आप इसको क्या कहेंगे? तो एक तरह से जो लगता है कि जो भी डिसाइड हुआ इनके बीच में, ये ताज्जुब नहीं हुआ। यस, ये जरूर हुआ है कि तालिबान ने क्या किया, पहले देखिए, जो पहले प्रोविंसेस के ऊपर जो अटैक किया था, कब्जा किया था, उन्होंने ब्लडबाथ किया। ऐसा नहीं उन्होंने जातियां नहीं की, सब कुछ किया, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, सब कुछ किया। लेकिन काबुल पे आके उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि देखिए, हम एक निगोशिएट करना चाहते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये कह दिया था कि अगर आप जबरदस्ती पावर टेक ओवर करते हैं तो हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो उन्होंने फॉल्स फ्रंट क्रिएट किया कि देखिए, हमने बड़ी शांतिपूर्ण से इसको ले लिया है। बैकग्राउंड में क्या डिस्कस हुआ अशरफ गनी के साथ और तालिबान के साथ, ये भी धीरे धीरे पता चल जाएगा, क्योंकि अशरफ गनी का वेल नोन था कि ये भागेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में, हाँ, इनके दिमाग में जो था 1996 दिमाग में घूम रहा था, जिस 96 के अंदर उनके प्रेसिडेंट को पब्लिकली मारा गया और तो 3 दिन बॉडी हैंग करती रही थी, ये दिमाग में कहीं कहीं था। और यही कारण जो आज की डेट में काबुल में हो रहा है, अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं, अभी भी लोगों के दिमाग में वही तालिबान बैठा हुआ है कि जो पहले का तालिबान था। और ये उम्मीद करना तालिबान से कि तालिबान चेंज करेगा, मुझे उम्मीद नहीं पड़ती, क्योंकि तालिबान की पॉलिसीज टोटली डिफरेंट है। वो कट्टरपंथी पॉलिसी लेकर के चल रहे हैं, तो इससे उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कोई चेंज करेंगे वो। पठानिया साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये, जब मैं इसको वर्ल्ड सिनेरियो में देख रहा हूं तो चाइना का स्टेटमेंट आ गया है जी, हम जी एंडोर्स करते हैं, वेलकम करते हैं तालिबान को टेक ओवर करने में, और हम इकट्ठे चलने की कोशिश में। एक तरफ से ये बयान है, दूसरी तरफ से तालिबान का जो पॉलिटिकल ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उनकी तरफ से कहा गया कि हम सभी मुल्कों के साथ, सभी देशों के साथ एक साथ चलना चाहते हैं जी, और किसी के देश के साथ अगर किसी देश के टकराव है, हम उसमें नहीं पड़ेंगे, हम इंटरनल मैटर्स में नहीं पड़ेंगे जी, हम अपनी रिसोर्सेज, अपनी जनरेशन को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2 अलग अलग बातें हैं, और जब मैं इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं, ऑफिशियली सिर्फ इतना कहा जा रहा कि हमें जो उम्मीद है कि अमन हो अफगानिस्तान के अंदर, बस इसके आगे बड़ी लाइन खींची गई है, ना हम एंडोर्स कर पा रहे हैं और ना ही हम रिजेक्ट कर पा रहे हैं। देखिए, भारत इस समय एक catch-22 सिचुएशन में फंसा हुआ, बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट एंड द प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो यू नो दैट वन कमांड्स ए इन्फ्लुएंस इन ए रीजन, वो भी एक फैक्टर है। जहां तक चाइना का सवाल है,
China has openly backed them. देखिए पाकिस्तान इतना एम्पावर कैसे हुआ? चाइना की वजह से. NATO and USA, why they didn't interfere? चाइना की वजह से, for whatever reason. So China has won the battle of supremacy. जहां तक रशिया का सवाल था, who could have been a very good player in this whole game. Initially they were pro-Taliban, but when the USA started leaving and they must have got their intelligence input, so they say कि no, we'll be neutral. So USSR जो रशिया न्यूट्रल हो गया, चाइना पाकिस्तान की थ्रू बैकिंग कर रहा है, ईरान न्यूट्रल बैठा हुआ है, भारत के पास करने को कुछ था ही नहीं. भारत couldn't have intervened directly, even to protect his asset there, our people there. We couldn't have militarily intervened there. तो ये catch-22 सिचुएशन बनी हुई थी. अभी तालिबान, जैसे मैं गौर साहब पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. चप्पल पहन के लोग आते हैं और टेररिज्म हैज वन अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी एंड अगेंस्ट ऑल द सुपर पावर. अभी आप शंघाई कॉर्पोरेशन की बात कीजिए, आप नेटो की बात कीजिए, आप यूएसए की बात कीजिए, आप यूएनओ की बात कीजिए. एवरीबडी हैज फेल्ड. एंड व्हाई दे वर सो स्केयर्ड कि ऐसी जेनोसाइड की तरफ एक कंट्री को ले जा रहे हैं, सिविल वॉर में एक कंट्री को धकेल रहे हैं. कभी कभी तो मेरे को लगता है कि यूएसए प्रोबेबली, बिकॉज सी पैक इज मूविंग थ्रू, सिल्क रूट की जो हम बात करते हैं, दैट हैज टू मूव थ्रू अफगानिस्तान. सो मे बी दैट यूएस डजंट वांट कि यहाँ पे जो सिविल वॉर की, देखिए अगर सिविल वॉर की सिचुएशन है तो चाइना भी, बिकॉज द सी पैक विल बी जी. So maybe in the grand strategy, USA doesn't want any peace in this action, and they say let the bloody civil war go on for a couple of years. Right, sir. मैं जरा एक आखिरी चीज कर्नल चौहान साहब आपसे जानना चाहूंगा. At the end of the day, तालिबान आज के दिन पर और पुराने तालिबान में एक फर्क करना चाहता है. पहले ही आते आते उन्होंने कहा कि जनाब सब घरों में बैठिए, किसी को नहीं मारा जाएगा, हम सबको माफी देते हैं जी, किसी से कोई पूछताछ नहीं होगी. और फिर सेकेंडली वो आज ये कह रहे हैं कि बच्चियों को, बेटियों को भी पढ़ने की इजाजत होगी, वो कॉलेज भी जा सकते हैं, जिसको लेकर वर्ल्ड ओपिनियन में काफी सवाल उठ रहे थे. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आज अमेरिका के अंदर भी हंगामा देखने को मिला. जो बाइडेन वर्सेस ट्रंप आज खुलकर सामने आया और यह कहा गया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जो फैसला लिया जी ये गलत है. और जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बाहर आए, उन्होंने कहा यह फैसला तो ट्रंप का था. ये क्योस, कंफ्यूजन, कैलकुलेटेड मूव है ताकि अटेंशन डाइवर्ट हो जाए बहुत सारे मीडिया का. ये भी देखिए, और सर दो चीजें. पहली चीज तालिबान का देखिए हम देते हैं. जैसे तालिबान का आपने कहा कि उन्होंने कहा नहीं बच्चों को पढ़ने भी देंगे, लेकिन कुछ दिन पहले किनके स्टेटमेंट पढ़िए, जब मस्जिदों से ऐलान हुआ था, इन्होंने ऐलान किया था कि पर्टिकुलर उम्र से जितनी बड़ी लड़कियां हैं और 40 साल से जो विडो हैं वो साले तालिबान के सोल्जर के साथ शादी करेंगे. और ये जबरदस्ती किया गया था. ठीक है, अभी उन्होंने औरतों का निकलना बंद कर दिया, सब कुछ कर दिया. लेकिन अभी जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं बेसिकली ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है. इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस टाइम, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. वो किसी तरह से अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो ये चीज देखना पड़ेगा. नहीं, जैसे पठानी ने कहा है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत है. अभी वो ये चीज समझ गए हैं कि अगर हमने तालिबान को आगे लेके चलना है तो हमको लोगों को सपोर्ट चाहिए. लेकिन साथ में उन्होंने ये भी मैसेज बहुत क्लियर किया तालिबान ने कि हमको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता है, जैसे कि पहले पाकिस्तान टर्की दोनों को मैसेज दे दिया. अभी आते अमेरिका की बात जो आपने कही. देखिए ठीक है, जो बाइडेन ने कह दिया कि ये तो ट्रंप की पॉलिसी थी. ट्रंप ने अनाउंस किया था कि हम विड्रॉ करेंगे, लेकिन जो बाइडेन को किसने मना किया था कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो. ट्रंप ने तो नहीं कहा था इस तरह आप निकल भाग जाइए एकदम से. ट्रंप ने तो ये नहीं कहा था कि वहां क्योर्स क्रिएट कर दीजिए अफगानिस्तान के अंदर. ट्रंप ने तो सब कुछ नहीं किया था ना. तो जो बाइडेन का ये कहना ये ट्रंप की वजह से हुआ है, तो शायद इस समय किसी के भी गले के नीचे नहीं उतरेगा. जो बाइडेन ने जल्दबाजी की है, जो भी रीजन रहा हो, क्योंकि वो लंबा गेम खेल रहे हैं जो बाइडेन यहाँ पे. वो किसी तरह चाहते हैं चाइना को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि हाँ वो एक बहुत बड़ा गेम है उनका. क्योंकि उनको ये उम्मीद है कि जब चाइना इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा तो उंग्यार मुस्लिम जो हैं, जिनको हमने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये शायद तालिबान के लिए मुश्किल होगा. तालिबान सपोर्ट करेगा तो सिंजांग वगैरह में जब तालिबान अपना इंटरफेरेंस शुरू करेगा वो शायद चाइना के लिए मुश्किल हो जाएगा. और साथ में आपने जैसे अभी खबरें आ रही हैं कि यूएसए जो अपना ध्यान इस टाइम ताइवान की तरफ ज्यादा दे रहा है, तो एक तरह से क्या वो चाइना को इम्ब्रॉयल करना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर.
देखना अब यह है कि क्या चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा कि नहीं होगा। जी जी क्योंकि अभी चाइना इन्वॉल्व हो रहा है पाकिस्तान के थ्रू, थ्रू डायरेक्टली चाइना नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये देखने वाली बातें होंगी कि आगे कैसे अनफोल्ड होती है सब चीजें। चलिए, बहुत शुक्रिया जी कर्नल पठानिया साहब और चौहान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी, बात अफगानिस्तान की हो रही है, तो आपको यह भी बताते चले कि अफगानिस्तान के सबसे बड़े लीडर, आज के लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर की तरफ से एक वीडियो जारी कर दिया गया। उस वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा गया है और किस तरीके से कहा गया है, और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को और नेशनल पॉलिटिक्स को किस तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है, जरा इसको सुन लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। मैं अफ़गानिस्तान के मुअज़्ज़ज़ अवाम को असीम फतूहात पर मुबारकबाद देता हूँ। ख़ुसूसी तौर पर काबुल के रहने वालों को, मुजाहिदीन को हमारा ये पैगाम है कि हमने जिस तरह कामयाबी अफ़गानिस्तान में हासिल की है, ये सोचा भी नहीं था और इस तरह की तवक्को भी नहीं की थी। लेकिन ये अल्लाह ताला की मदद और नुसरत थी कि अल्लाह ने ऐसी कामयाबियाँ हमारे नसीब में कर दी हैं। इसलिए हम सबको अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और ऐसा न हो कि हमसे कोई तकब्बुर और गुरूर सरजद हो जाए। अब जो वक्त है, आप पर पहले से ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि तालिबान का असल इम्तहान और आजमाइश अब शुरू हुई है कि वो कैसे अफगान अवाम की खिदमत करते हैं और दुनिया के लिए एक ऐसी मिसाल बनते हैं जिसकी बाकी दुनिया पैरवी करे। हमें इस बारे में काम करना है कि हम किस तरह अपनी आवाम के जान और माल, मुल्क के अमन व अमान और अवाम के सुकून को यकीनी बना सके। हम आवाम को ये यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने हमें इतनी अजीम फतूहात से नवाजा है, उसी तरह हम आपकी जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ और खुशी के लिए हत्तल मक़दूर कोशिश करेंगे और इसको यकीनी बनाएंगे। चलिए, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर का बयान उस वक्त सामने आया है जब इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस पर नज़र रखी हुई है कि अफगानिस्तान के अंदर मौजूदा निज़ाम जो तालिबान का नया बना है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, और जो सवालात और जो इबहाम उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब तालिबान की तरफ से अमली तौर पर कैसे दिया जाएगा। सबकी नजरें पाकिस्तान पर भी है, क्योंकि तालिबान का एक आला सतही वफ्द पाकिस्तान के अंदर भी रवाना हो चुका है और पाकिस्तान की वजारत खारजा के अंदर लगातार मशावरतों का सिलसिला भी जारी है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान की तरफ से भी बयान जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया कि मुनासिब वक्त पर मुनासिब फैसले लिए जाएंगे। लेकिन शेख महमूद कुरैशी ने आज तालिबान और पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर अपनी वजाहत खुद कर दी। उस पर मशावरत की जाए तो मुझे खुशी हुई कि मुझे मौका मिला कि मैंने अफगान अहम रहनुमाओं से मशावरत की, और ये वो हजरात हैं जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो पश्तून एलिमेंट है, उनके साथ हमारे राब्ते रहते हैं, मशावरत भी रहती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश थी क्योंकि अफगानिस्तान एक मल्टी एथनिक एक मुल्क है, मुख्तलिफ वहाँ अक़वाम बसती हैं, और सबकी अहमियत है, सबका अपना रोल है, सबका अपना वजन है कि हम उनसे भी अपनी मशावरत जारी रखें। और आज का जो वफ़द था उसमें वो जो वाज़े लोग थे, अक्सरियत वो उनकी थी, नॉन पश्तून एलिमेंट की थी, मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छी नशिस्त रही। मुझे पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने का मौका मिला और उनकी तवक्कुआत जो पाकिस्तान से हैं
उनको समझने का मौका मिला। और मैं समझता हूँ कि ये नशिस्त पर वक्त थी, क्योंकि आपके इल्म में है कि आज वजीर आजम ने एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी मुनक़िद किया है, जिसकी वो सदारत फरमाएंगे। तो अफगानिस्तान की सूरत हाल पर पाकिस्तान की क़यादत, जिसमें सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत मिल बैठकर मशावरत करेगी कि मुस्तक़बिल में चैलेंजेस क्या हैं और इन चैलेंजेस के अंदर अपॉर्चुनिटीज कहां हैं। चलिए, आप सुन रहे थे जी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान को कि मुस्तकबिल के चैलेंज को ढूंढा जाएगा, उनसे निपटा कैसे जाएगा। और जो आज मशावरत हुई इसे ये तालिबान के उन खुद साख्ता लीडरों के साथ हुई है जो एक अहम मकाम तालिबान के अंदर रखते हैं। तो बात ज़रा समझिएगा कि तालिबान की रूह से पाकिस्तान क्या कुछ कहने जा रहा है।